गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोरी टेलर। और आज है सेकंड वीडियो कंट्रोलिंग का। इस वीडियो में हम बात करने वाले कंट्रोलिंग प्रोसेस के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, फीचर्स क्या होते हैं और इम्पोर्टेंस क्या होते हैं। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको जाके आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। और साथ में आपको एंड स्क्रीन के ऊपर भी देखने को मिल जाएगा। तो अब बात करेंगे कंट्रोलिंग प्रोसेस की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले जो कंट्रोलिंग प्रोसेस के स्टेप आते हैं वो आते हैं 5 स्टेप आते हैं, ठीक है। पहला स्टेप आता है सेटिंग दी स्टैंडर्ड्स, दूसरा आता है मेजरिंग दी एक्चुअल परफॉर्मेंस, थर्ड आता है कंपेरिजन ऑफ द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड्स, ठीक है। फोर्थ आता है एनालाइजिंग द डेविएशंस, फिफ्थ आता है टेकिंग द करेक्टिव एक्शन। एक बार ब्रीफ में बताता हूँ, फिर डिस्कस करते हैं कि करके। सबसे पहले स्टैंडर्ड बनाएंगे कि हमें काम कैसा करवाना है। उसके बाद हम अपने काम की एक्चुअल परफॉर्मेंस को मैच करेंगे सेकंड स्टेप में। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, एक्चुअल परफॉर्मेंस और डिजायर्ड परफॉर्मेंस को कंपेयर करेंगे। फोर्थ में देखेंगे दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, और फिफ्थ में उस डिफरेंस को दूर कर देंगे, ठीक है। तो ये 5 इसकी जो स्टेप है इसको देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट की, जो कि है सेटिंग द स्टैंडर्ड्स। जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन कोई भी काम करता है तो उसके स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। क्यों सेट किए जाते हैं? ताकि उनको पता लगे कि उनको काम कैसा करवाना है। फॉर एग्जांपल कि आप अपने घर पे मान लो कोई भी काम करवाते हो, जैसे आपको अपने घर के अंदर क्या करवाना है, एक रूम बनवाना है आपको, ठीक है। तो आप पहले से ही स्टैंडर्ड बना लेते हो कि रूम कैसा बनेगा, रूम के अंदर टाइल कैसे लगेंगी, पेंट कैसा होगा, ठीक है, सीलिंग कैसी होगी, सब कुछ आप पहले से डिसाइड कर लेते हो। तो उसको एक तरह से हम स्टैंडर्ड कह सकते हैं इन फॉर्म्स ऑफ बिजनेस के अंदर, ठीक है। अब क्या करते हो आप, स्टैंडर्ड बनाने के बाद 2 चीज़ों का ध्यान रखते हो। पहला क्वालिटी, दूसरा क्वांटिटी। तो स्टैंडर्ड 2 तरह के होते हैं, पहला क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड, दूसरा क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड। क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स वो होता है जिसको हम नंबर्स में मेजर कर सके, ठीक है। जैसे 10 यूनिट्स पर डे एक वर्कर बनाएगा, दैट इज द क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स। दूसरा आता है क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स। क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स का मतलब होता है जिनको आप क्वालिटी में मेंटेन करते हो। जैसे एक एम्प्लॉय को मोटिवेट करना है, तो मोटिवेटिंग द एम्प्लॉय क्या हो गया, क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड हो गया। क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड को मेजर करना डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि हम पता नहीं लगा पाएंगे कि वो एम्प्लॉय कितना मोटिवेट हुआ, कितना नहीं हुआ। अब बात आती है कि स्टैंडर्ड्स बनाते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो स्टैंडर्ड्स बनाते वक्त हमेशा कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला कि जो स्टैंडर्ड्स बनाए हैं वो रीजनेबल हो। रीजनेबल मतलब सभी लोग उसको पूरा कर सके, ठीक है। ऐसा ना हो कि कुछ लोग कर पा रहे हैं बाकी कोई भी नहीं कर पा रहा। एक ऑर्गेनाइजेशन में 1000 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, 5 कर पा रहे हैं, 995 नहीं कर पा रहे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए उसके अंदर। दूसरा वो मेजरेबल होना चाहिए, मेजरेबल जिसको मेजर कर सके, काउंट कर सके, ठीक है। तीसरा वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, स्टैंडर्ड शुड बी फ्लेक्सिबल, जिसको टाइम के अकॉर्डिंग चेंज कर सके। फोर्थ सिंपल एंड क्लियर, बिल्कुल सिंपल होना चाहिए जिससे कि वर्कर्स को वो चीज़ें समझ में आ सके, उनको कोई भी समझने में दिक्कत ना हो। सेकंड पे बात करेंगे मेजरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब इसमें क्या करते हैं हम जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं कि हमने कितना काम किया है, उसका रिकॉर्ड बना लेते हैं बस सारा। थर्ड आता है कंपैरिजन ऑफ द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द डिजायर्ड परफॉर्मेंस या विद द स्टैंडर्ड्स। अब क्या करते हैं कि जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको किससे कंपेयर करेंगे, उसको हम कंपेयर करने वाले हैं डिजायर्ड परफॉर्मेंस से, ठीक है। आपको स्क्रीन के ऊपर एक डायग्राम दिख रहा होगा जिसके अंदर हमने स्टैंडर्ड्स यूनिट ली हुई है 10, ठीक है। एक साइड में यहाँ पे लिखा हुआ है 8 यूनिट्स, एक साइड में लिखा हुआ है 10 यूनिट्स, एक साइड में लिखा हुआ है 12 यूनिट्स। तो यहाँ पे एग्जांपल ले रखा हमने कि डिफरेंस क्या आता है। देखिए जहाँ पे 10 यूनिट्स हैं और नीचे भी 10 बन रही है, तो वहाँ पे तो डेविएशन हो जाएगा 0, ठीक है, क्योंकि 10 यूनिट्स उनको बनाने के लिए दी गई थी, 10 उन्होंने बना दी, तो कोई भी डिफरेंस दोनों में नहीं आया, ठीक है। और उसके बाद आपको दिख रहा होगा एक 8 यूनिट्स दिख रहा होगा। तो 8 यूनिट्स में क्या मतलब हुआ कि जो डेविएशन है वो नेगेटिव डेविएशन। कैसा डेविएशन है?
नेगेटिव डेविएशन है। और आपको दूसरी साइड में दिख रहा होगा 12 यूनिट्स, तो 12 यूनिट्स में क्या हो गया, 10 बनानी थी लेकिन बनाई 12, तो एक्चुअल में हमारे स्टैंडर्ड गलत हो सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन सा डेविएशन है, पॉजिटिव डेविएशन है, ठीक है। अब लास्ट में आता है एनालाइजिंग द डेविएशंस, डेविएशंस क्यों आए, अब उनको एनालाइज करना। इसमें पहला आता है क्या स्टैंडर्ड्स पूरे हुए, इज स्टैंडर्ड अटेन्ड, इसमें हम जवाब देंगे स्टैंडर्ड अगर पूरे हुए तो पूरे का जवाब देंगे, नहीं पूरे हुए तो उनका भी जवाब देंगे, ठीक है। दूसरा आता है क्या डेविएशन एक्सेप्टेबल था, जैसे जब स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं ना तो क्या होता है, डेविएशन की एक टॉलरेंस लिमिट रखी जाती है कि इतने तक आया तो काम चला लेंगे, 10 मिनट दी गई बनाने के लिए और 9 बन गए तो ठीक है। तो क्या डेविएशन एक्सेप्टेबल था, अगर था तो उसका जवाब देंगे, नहीं था तो उसका मना कर देंगे। थर्ड आता है इज स्टैंडर्ड एक्सेप्टेबल, क्या स्टैंडर्ड एक्सेप्टेबल था या नहीं था, 10 यूनिट जो दी गई थी वो सही थी या गलत थी। और लास्ट आता है रिवाइज द स्टैंडर्ड, अगर स्टैंडर्ड गलत है तो क्या करना, उसको चेंज कर देना, स्टैंडर्ड को बढ़ा देना घटा देना, जो भी होगा वो डिसीजन ले लिया जाएगा इसके अंदर। अब बात आती है डेविएशन टॉलरेंस लिमिट। डेविएशन टॉलरेंस लिमिट में क्या होता है, 2 चीज़ें आती है, पहला आता है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, दूसरा आता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। तो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल क्या होता है कि जो मैनेजमेंट है ऑर्गेनाइजेशन का वो कुछ इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ की तरफ ही फोकस करेगा, जो लेस इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ उनको छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। सिंपल तरीका समझने का कि वो खाली की रिजल्ट एरिया पे फोकस करेगा, यानी कि वो एरिया जिसके ऊपर हमारे रिजल्ट आते हैं, ठीक है, वो खाली उसके ऊपर फोकस करेगा जिसके ऊपर हमारे रिजल्ट आते हैं। फॉर एग्जांपल कि एक क्लास के अंदर 30 बच्चे हैं और 5 बच्चे अच्छा कर रहे हैं, बढ़िया है, इंटेलिजेंट, टॉपर है, तो एक जो टीचर किसके ऊपर फोकस करेगा, उन 5 बच्चों पर फोकस करेगा, क्योंकि रिजल्ट कौन लेके आएगा, वो 5 बच्चे लेके आएंगे। तो ये खाली आपको समझाने के लिए बताया गया है, इससे ज़्यादा इसका कोई मतलब नहीं है। सेम एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसा ही होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजमेंट वो किस पे फोकस करेगा, उन की रिजल्ट एरिया पे फोकस करेगा, उन एक्टिविटीज़ पे फोकस करेगा जो उस ऑर्गेनाइजेशन का रिजल्ट लेके आती है। क्लियर। दूसरा आता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। इसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट है उसको खाली वही चीज़ें बताई जाएंगी जो उनके लिए ज़रूरी है। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेल हुई मान लो 10 लाख रुपए की, और 10 लाख के अंदर कंपनी मान के चल रही 2% डेड डेट हो जाएगा, ठीक है, 2% क्या हो जाएगा, बैड डेट हो जाएगा, यानी कि पैसा डूब जाएगा उनका, लोग देंगे नहीं, ठीक है। तो अगर वो 2% से ज़्यादा होगा तो वो मैनेजमेंट को बताया जाएगा, अदरवाइज नहीं बताया जाएगा, ठीक है। इट मीन्स ओनली सिग्निफिकेंट डेविएशन ब्रॉट आउट टू दी नॉलेज ऑफ द मैनेजमेंट, खाली उनको जब भी बताया जाएगा जब वो उस लिमिट को क्रॉस कर देंगे, अदरवाइज उनको नहीं बताया जाएगा। तो ये था 4th पॉइंट। अब लास्ट करेंगे टेकिंग द करेक्टिव एक्शन, कि अब जो हमने चीज़ें फाइंड आउट की है उनको ठीक करने के लिए हम क्या लेंगे, कुछ स्टेप्स लेंगे, ठीक है। जैसे कि जो डेविएशन आया है उसको हम एक्चुअल परफॉर्मेंस से रिमूव कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। दूसरा, इस ऐसी प्रॉब्लम हम फ्यूचर में नहीं देखना चाहते तो उसके लिए हम क्या बना देंगे, कोई टेक्निक यूज कर लेंगे, कोई मेथड यूज कर लेंगे जिससे कि आने वाले टाइम के अंदर वो सेम प्रॉब्लम हमें फ्यूचर में देखने को ना मिले। तो ये 5 स्टेप थे कंट्रोलिंग के। पहला सेटिंग द स्टैंडर्ड्स, इसमें हमने 2 स्टैंडर्ड्स की बात की। दूसरा मेजरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस। तीसरा कंपैरिजन ऑफ द एक्चुअल एंड डिजायर्ड परफॉर्मेंस। एंड 4th वन वाज द एनालाइजिंग डेविएशन। एंड लास्ट वन इज टेकिंग द करेक्टिव एक्शन। इस चैप्टर के अंदर बस इतना ही था। काफ़ी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आते हैं इसके अंदर आता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, और ये जो 5 स्टेप इनमें से केस स्टडी जाने के पूरे चांस होते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अब पार्ट बी स्टार्ट करेंगे हम, जो कि है पूरा पैसे के ऊपर। उसमें खाली पैसे की बात होगी, उस पार्ट को स्टार्ट करेंगे। अगर आपने इस पार्ट की कोई भी वीडियो नहीं देखी है या कोई वीडियो मिस कर दी तो आप चैनल पर जाके विजिट करके चैनल को, आपको वहाँ पे बिजनेस स्टडीज़ 12th के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पे जाके आप हर टॉपिक को समझ सकते हैं अच्छे तरीके से। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप क्या कीजिएगा, आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। मिलते हैं अगले
पार्ट बी के अंदर नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।